भारत में ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदने का तरीका पिछले एक दशक में तो पूरी तरह बदल गया है। हाँ बिल्कुल। और इस बदलाव के सेंटर में एक नाम बार बार आता है, नायका। नायका, सही कहा। आज हम इसी पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक ऑनलाइन रिटेलर है या इसने वाकई कोई क्रांति ला दी है? बिल्कुल, और ये सवाल बहुत दिलचस्प है। आज हम FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स यानी नायका के पूरे सफर को, इसके बिजनेस मॉडल और भविष्य की योजनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा। हमारे पास इसके लिए कई अच्छे सोर्स हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल और ICICI सिक्योरिटीज की रिपोर्ट्स हैं, प्री IPO रिपोर्ट्स भी हैं, एनालिस्ट डे प्रेजेंटेशंस हैं, फाल्गुनी नायर की अपनी कहानी पर आधारित लेख हैं, और कंपनी की जो हाल की अर्निंग्स कॉल हुई उसके ट्रांसक्रिप्ट्स भी हैं। तो मतलब आज हम इन सभी स्रोतों से मिली जानकारी को मिला के ये समझेंगे कि नायका की सफलता के पीछे क्या राज है ना? बिल्कुल। इसका अनोखा तरीका क्या है, भारतीय बाजार में इसके लिए क्या मौके हैं, ये कैसे आगे बढ़ रही है और हाल में इसका प्रदर्शन कैसा रहा है, और हाँ, फाउंडर फाल्गुनी नायर की कहानी भी। हाँ, वो भी जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं नायका की शुरुआत से। कहाँ से शुरू हुई ये कहानी? ये कहानी शुरू होती है 2012 में। फाल्गुनी नायर, जो कोटक महिंद्रा बैंक में एक बहुत ही कामयाब इन्वेस्टमेंट बैंकर थी, करीब 20 साल का अनुभव। 20 साल? हाँ, 20 साल के बाद उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया, अपनी नौकरी छोड़ी और लगभग 50 साल की उम्र में नायका की नींव रखी। अच्छा। FSN, जो कंपनी का रजिस्टर्ड नाम है, उसका मतलब भी फाल्गुनी संजय नायर ही है। ओ, FSN मतलब फाल्गुनी संजय नायर, ये तो मुझे नहीं पता था जी। लेकिन 20 साल का इतना सफल बैंकिंग करियर छोड़कर कुछ नया शुरू करना, ये तो बहुत बड़ा फैसला है। उन्हें ऐसा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या उन्होंने बाजार में कोई खास कमी देखी? हाँ, बिल्कुल। सूत्रों के मुताबिक वो जब विदेश यात्राएं करती थी तो उन्होंने महसूस किया कि विदेशों में अच्छी क्वालिटी के प्रीमियम ब्यूटी प्रोडक्ट्स कितनी आसानी से मिल जाते हैं। सही है। एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है जी। लेकिन भारत में वैसा अनुभव या वैसी उपलब्धता नहीं थी। यहाँ बाजार बहुत बिखरा हुआ था, मतलब ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। हाँ। भरोसे की कमी थी और ग्राहकों के पास ज्यादा विकल्प भी नहीं थे। तो उनका विजन सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचना नहीं था, बल्कि एक भरोसेमंद जगह बनाना था। एकदम सही। उनका लक्ष्य था एक ऐसा ऑनलाइन डेस्टिनेशन बनाना जहां ग्राहकों को असली प्रोडक्ट्स मिले, 100% गारंटी के साथ। अच्छा। एक्सपर्ट्स की सलाह मिले और खासकर भारत के युवा मिलेनियल्स और जेनजी, उनके लिए अच्छे थोड़े लग्जरी प्रोडक्ट्स भी किफायती दामों पर उपलब्ध हों। विश्वास, प्रामाणिकता और पहुंच, ये नायका की नींव बने और इसने सचमुच लोगों के कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर खरीदने का तरीका बदल दिया। चलिए अब बात करते हैं उस बाजार की जिसमें नायका ने कदम रखा। ये ब्यूटी और पर्सनल केयर, जिसे हम BPC कह सकते हैं, और फैशन, ये बाजार भारत में कितना बड़ा है, अंदाजा है कुछ? हाँ, ये बाजार बहुत बड़े हैं और बहुत तेजी से बढ़ भी रहे हैं। अनुमान है कि 2025 तक भारत का BPC बाजार करीब 2 ट्रिलियन रुपए का हो जाएगा। 2 ट्रिलियन? जी हाँ, और फैशन बाजार तो और भी बड़ा, करीब 8.5 ट्रिलियन का। बाप रे! और ये तो कुल बाजार की बात हुई। ऑनलाइन बिक्री तो शायद और भी तेजी से बढ़ रही होगी। बिल्कुल, ऑनलाइन हिस्से की रफ्तार तो कहीं ज्यादा तेज है। मतलब 2016 से 2020 के बीच ऑनलाइन BPC बाजार सालाना औसतन 60% की दर से बढ़ा। 60%? हाँ, 60% CAGR यानी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर। फैशन में भी ये बढ़ोतरी करीब 25% CAGR रही। इसके पीछे वजह क्या है, इतनी तेज ग्रोथ क्यों? देखिए, कई कारण हैं। एक तो इंटरनेट और स्मार्टफोन का बढ़ता इस्तेमाल। हाँ, वो तो है। 2025 तक 750-850 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने का अनुमान है। और आसान पेमेंट ऑप्शन जैसे UPI ने भी शायद मदद की होगी। हाँ बिल्कुल, UPI ने तो जैसे क्रांति ला दी है। फिर भारत की बड़ी युवा आबादी है, मिलेनियल्स और Gen Z, जिनकी कमाई बढ़ रही है, एस्पिरेशंस बढ़ रही हैं, वो अच्छा दिखने और महसूस करने पर खर्च करना चाहते हैं। सोशल मीडिया का असर भी होगा काफी। बहुत ज्यादा। इन्फ्लुएंसर्स, ब्यूटी ट्रेंड्स, सब ऑनलाइन दिखता है और नौकरी करने वाली महिलाओं की बढ़ती संख्या भी एक बड़ा फैक्टर है। एक दिलचस्प बात जो सोर्स में दिखी वो ये कि BPC का करीब 70% बाजार अब भी असंगठित है। हाँ। मतलब छोटी दुकानें, लोकल ब्रांड्स। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इसका नायका जैसी कंपनियों के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है एक बहुत बड़ा अवसर। मतलब ये कि ग्राहकों को भरोसेमंद, स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और एक अच्छा खरीदने का अनुभव देने की बहुत गुंजाइश है।
आप सोचिए, भारत में ऑनलाइन बीपीसी की पहुंच 2020 में सिर्फ 8% थी। सिर्फ 8%? हाँ, जबकि चीन में ये 25-35% है और अमेरिका में 15-20%। फैशन में भी ना सिर्फ 12% थी। नायका ने इसी मौके को भुनाया है और अनुमान है कि ऑनलाइन बीपीसी बाजार का करीब 35% हिस्सा उनके पास है। वाह! और पारंपरिक बाजार में ग्राहकों को दिक्कतें तो थी ही, जैसे असली नकली का डर, बहुत बड़ा डर, पसंदीदा ब्रांड्स का न मिलना, जानकारी की कमी, और ब्रांड्स के लिए भी मुश्किल था पूरे देश में पहुंचना। सही कहा, ब्रांड्स को भी डिस्ट्रीब्यूशन में अपनी पहचान बनाने में दिक्कतें आती थी। नायका ने इन्हीं सब दिक्कतों का हल निकालने की कोशिश की अपने बिजनेस मॉडल से। तो क्या है उनका बिजनेस मॉडल? इसके 2 मुख्य हिस्से हैं शायद? हाँ, 2 मुख्य वर्टिकल हैं, नायका बीपीसी, ब्यूटी और पर्सनल केयर, और नायका फैशन, जिसे 2018 में शुरू किया गया था। बीपीसी में उनका जो इन्वेंट्री आधारित मॉडल है वो काफी चर्चा में रहता है। इसका क्या मतलब है और ये क्यों खास है? इन्वेंट्री आधारित मॉडल का मतलब है कि नायका प्रोडक्ट्स को सीधे ब्रांड्स या उनके अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदकर अपने पास स्टॉक में रखती है, अपने वेयरहाउस में। अच्छा। और फिर ग्राहकों को बेचती है। ये अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसे जो आम मार्केट प्लेस मॉडल है उनसे अलग है। वो लोग सिर्फ बेचने वालों को खरीदारों से मिलाते हैं, खुद माल नहीं रखते ज्यादातर माल। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है ब्यूटी में। बिल्कुल, चूंकि नायका खुद माल खरीद रही है, वो पूरी तरह सुनिश्चित कर सकती है कि प्रोडक्ट्स असली हैं। ये ग्राहकों के नकली प्रोडक्ट्स के डर को एकदम दूर करता है। इससे स्टॉक की उपलब्धता और डिलीवरी पर भी उनका ज्यादा नियंत्रण रहता है। लेकिन इसमें रिस्क भी तो होगा, स्टॉक पुराना हो गया तो। हाँ, जोखिम तो है। स्टॉक पुराना होने का खतरा रहता है और इन्वेंट्री रखने की लागत भी आती है। ये मैनेज करना आसान नहीं है। और फैशन सेगमेंट के लिए उन्होंने अलग मॉडल क्यों चुना? वहाँ मार्केट प्लेस क्यों? देखिए, फैशन में ट्रेंड्स बहुत तेजी से बदलते हैं। हर 2-3 महीने में नया स्टाइल आ जाता है। हाँ, बात तो सही है। तो वहां अगर आप बहुत ज्यादा इन्वेंट्री रखेंगे तो रिस्क बहुत बढ़ जाता है कि वो बिकेगा नहीं, पुराना हो जाएगा। इसलिए नायका फैशन के लिए वो प्रबंधित मार्केट प्लेस मॉडल इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, प्रबंधित मार्केट प्लेस, इसका मतलब? इसका मतलब वो खुद इन्वेंट्री नहीं रखते, लेकिन वो किसी भी सेलर को प्लेटफॉर्म पर आने नहीं देते। सिर्फ भरोसेमंद और अधिकृत विक्रेताओं को ही चुनकर अपने प्लेटफॉर्म पर लाते हैं। ओके। तो क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी का कंट्रोल कुछ हद तक रहता है, लेकिन इन्वेंट्री का रिस्क नहीं होता। ये कैपिटल के लिहाज से ज्यादा सुरक्षित तरीका है फैशन के लिए। समझ गया। ऑनलाइन के साथ साथ उनकी ऑफलाइन दुकानें भी हैं। ये ओमनी चैनल रणनीति क्यों जरूरी लगती है उन्हें? हाँ, 2014 में उन्होंने पहला स्टोर खोला था और अब उनका लक्ष्य Q1 FY26 तक 82 शहरों में 250 स्टोर्स तक पहुंचने का था। 250 स्टोर्स? जी। ओमनी चैनल यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह मौजूदगी। ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए ये खास तौर पर जरूरी है। क्यों? लोग ऑनलाइन ही क्यों नहीं खरीदते? कई लोग, खासकर जब पहली बार कोई महंगा प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो लिपस्टिक का शेड या परफ्यूम की खुशबू खुद ट्राई करना चाहते हैं। हाँ, ये बात तो है। स्टोर्स उन्हें ये अनुभव देते हैं, टच एंड फील फैक्टर। साथ ही ये छोटे शहरों तक पहुंचने में मदद करते हैं, डिलीवरी तेज करने में मदद करते हैं, हाइपर लोकल डिलीवरी का ऑप्शन, और ब्रांड का भरोसा बनाने में भी मदद करते हैं। और इनके स्टोर्स के अलग अलग फॉर्मेट भी हैं शायद? हाँ, नायका लग्जर्स है प्रीमियम और लग्जरी ब्रांड्स के लिए, नायका ऑन ट्रेंड है जिसमें बेस्ट सेलिंग और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और नायका कियोस्क भी हैं छोटे फॉर्मेट वाले। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये स्टोर नेटवर्क मुनाफे में भी है और लाइक फॉर लाइक ग्रोथ भी अच्छी है। नायका की एक और खास बात उनका कंटेंट पर बहुत जोर देना है। मतलब सिर्फ बेचना नहीं, सिखाना भी। बिल्कुल, इसे कंटेंट फर्स्ट अप्रोच कहते हैं। ये उनकी सफलता का एक बहुत बड़ा कारण है। कैसे? वो बहुत सारे वीडियो ब्लॉग ट्यूटोरियल बनाते हैं कि प्रोडक्ट्स कैसे इस्तेमाल करें, कौन सा स्किन केयर रूटीन फॉलो करें, मेकअप लुक्स कैसे बनाएं वगैरह। उनकी अपनी नायका आर्मी है इन हाउस कंटेंट क्रिएटर्स की, और हजारों ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी वे काम करते हैं। नायका एफिलिएट प्रोग्राम FY21 में ही उनके करीब 1300-1400 इन्फ्लुएंसर्स थे। सोशल मीडिया पर उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। वो सिर्फ प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं करते, वो एड्यूटेनमेंट यानी एजुकेशन और एंटरटेनमेंट का मिश्रण पर फोकस करते हैं। एड्यूटेनमेंट अच्छा टर्म है। हाँ, तो ये सिर्फ प्रोडक्ट बेचने से ज्यादा एक कम्युनिटी बनाने जैसा है। लोग नायका पर सिर्फ खरीदने नहीं, सीखने और इंस्पायर होने भी आते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं वे? आजकल AI बहुत सुनने में आता है। टेक्नोलॉजी तो देखिए उनके बिजनेस के कोर में है। उनके पास अपना खुद का बनाया हुआ टेक प्लेटफॉर्म है। अच्छा, खुद का है? जी, वो ग्राहकों के डेटा का इस्तेमाल करके उन्हें पर्सनलाइज सुझाव देते हैं, हाइपर पर्सनलाइजेशन। आप ऐप खोलेंगे तो आपको आपकी पसंद के हिसाब से प्रोडक्ट्स दिखेंगे।
उनका लक्ष्य FY26 तक AI नेटिव कंपनी बनना है। मतलब AI को अपने हर काम में गहराई से इस्तेमाल करना। AI नेटिव कैसे? इसके लिए वे नायका म्यूज, पल्स, सेमेंटिक सर्च जैसे AI टूल्स बना रहे हैं। मतलब ग्राहकों के लिए वर्चुअल ट्राई ऑन जैसी सुविधाएं आप ऐप पर ही देख सकते हैं कि लिपस्टिक का शेड आप पर कैसा लगेगा। अरे वाह! एक्सपर्ट से चैट करके सलाह ले सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने में मदद कर रही है। ये सब मिलकर ग्राहक के लिए एक पूरा सफर बनाते हैं, प्रोडक्ट खोजने से लेकर उसके बारे में सीखने, खरीदने और फिर इस्तेमाल करने तक। उनका लॉयल्टी प्रोग्राम नायका प्राइव के बारे में भी कुछ बताइए। हाँ, नायका प्राइव उनके जो सबसे लॉयल ग्राहक हैं उनके लिए है। इसमें सदस्यों को खास ऑफर्स मिलते हैं, फ्री शिपिंग मिलती है, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। FY21 में ही इसके 2.1 मिलियन यानी 21 लाख सदस्य थे। काफी बड़ा नंबर है। हाँ, और वे इसमें गेमिफिकेशन का भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब कुछ गेम्स, चैलेंजेस टाइप की चीजें जिससे ग्राहक जुड़े रहें और उन्हें रिवॉर्ड्स मिलें। अच्छा कॉन्सेप्ट है। और अब आते हैं उनके अपने ब्रांड्स पर। हाउस ऑफ नायका, ये कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है उनके बिजनेस का? ये अब बहुत तेजी से बढ़ता हुआ और बहुत ही अहम हिस्सा बन गया है। उनके 13 से ज्यादा अपने ब्रांड्स हैं। 13 से ज्यादा? जी, जैसे नायका कॉस्मेटिक्स, नायका नेचुरल्स, के ब्यूटी जो कटरीना कैफ के साथ पार्टनरशिप में है। हाँ, के ब्यूटी तो सुना है। 20 ड्रेसेस उनका फैशन ब्रांड है। निकेड लिंगरी ब्रांड है। पिटाबेला ज्वेलरी ब्रांड है। और हाल ही में उन्होंने डॉटन की स्किन केयर ब्रांड को खरीदा था। हाँ, डॉटन की का अधिग्रहण तो काफी सफल रहा सुना है। जबरदस्त सफल रहा है। और सोर्स बताते हैं कि अधिग्रहण के बाद डॉटन की का बिजनेस 12 गुना बढ़ा है। 12 गुना? हाँ, इसका सालाना GMV यानी कुल बिक्री 1500 करोड़ रुपए पार कर गया है। और इसका मुनाफा मार्जिन भी काफी अच्छा है। हाई टीन्स में EBITDA मार्जिन है। वाह! और ये अब सिर्फ नायका पर ही नहीं बिकता, 30,000 से ज्यादा ऑफलाइन दुकानों में भी मिल रहा है और विदेशों में भी जा रहा है, जैसे GCC देशों में। तो ये दिखाता है कि नायका सिर्फ बेचने में ही नहीं, ब्रांड बनाने और उसे स्केल करने में भी माहिर हो गई है। बिल्कुल, ये उनकी एक बड़ी स्ट्रेंथ बन गई है। के ब्यूटी का भी जिक्र था कि वो यूके में लॉन्च हो रहा है। हाँ, के ब्यूटी यूके के एक बहुत प्रतिष्ठित रिटेलर हैं, स्पेस एन के। उनके साथ मिलकर ग्लोबल मार्केट में कदम रख रहा है। नाइकेड, उनका लिंगरी ब्रांड, वो भी 17 करोड़ रुपए का ब्रांड बन गया है। अच्छा। कुल मिलाकर हाउस ऑफ नायका का Q1 FY26 में सालाना GMV रन रेट 2700 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले साल से 57% ज्यादा है। कमाल है। तो ये ओन ब्रांड्स उन्हें मार्जिन में भी मदद करते होंगे? हाँ बिल्कुल, ओन ब्रांड्स में मार्जिन ज्यादा होता है और ये उन्हें बाजार में जो गैप्स दिखते हैं उन्हें भरने में मदद करते हैं। अलग अलग प्राइस पॉइंट पर प्रोडक्ट्स ऑफर कर पाते हैं। लग्जरी सेगमेंट पर भी उनका काफी फोकस लगता है। आपने नायका लक्स स्टोर्स का जिक्र किया था। हाँ, नायका ने प्रीमियम और लग्जरी ब्यूटी मार्केट में अपनी खास जगह बनाई है। उनका औसत ऑर्डर वैल्यू यानी प्रति ऑर्डर ग्राहक कितना खर्च करता है, वो ऑनलाइन BPC में सबसे ज्यादा है। अच्छा। नायका लक्स स्टोर्स और शैनल जैसे ग्लोबल ब्रांड्स के साथ एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप, ये सब इसी रणनीति का हिस्सा है। वो लग्जरी ब्रांड्स के लिए भारत में एक पसंदीदा पार्टनर बन गए हैं। और ये नायका नाउ क्या है? क्विक कॉमर्स? हाँ, नायका नाउ उनकी क्विक कॉमर्स सर्विस है। मतलब बहुत तेजी से डिलीवरी। कितनी तेजी से? 30 से 120 मिनट में डिलीवरी का वादा करते हैं। ये अभी 7 शहरों में लाइव है। इसके लिए उन्होंने छोटे रैपिड स्टोर्स का नेटवर्क बनाया है और अब तक 1.3 मिलियन यानी 13 लाख से ज्यादा ऑर्डर डिलीवर कर चुके हैं। तो वो क्विक कॉमर्स में भी आ गए हैं। जी। चलिए अब ताज़ा आंकड़ों पर आते हैं। Q1 FY26 यानी अप्रैल-जून 2025 तिमाही जो अभी हाल ही में गुजरी, उसमें नायका का प्रदर्शन कैसा रहा ओवरऑल? प्रदर्शन काफी मजबूत नजर आता है। कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रही है। कुल GMV यानी उनके प्लेटफॉर्म पर बिके सारे सामान की कुल कीमत वो 4,172 करोड़ रुपए रही। 4,000 करोड़ से ज्यादा? हाँ, और ये पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 26% ज्यादा है YOY ग्रोथ। अच्छा, और कंपनी की अपनी कमाई मतलब नेट रेवेन्यू? कंपनी का शुद्ध राजस्व नेट रेवेन्यू 2,155 करोड़ रुपए रहा। ये भी 23% ज्यादा है पिछले साल से। और मुनाफे का क्या हाल है? क्या मार्जिन सुधरे हैं? ये सवाल सबके मन में रहता है। हाँ, बिल्कुल। मुनाफे में अच्छा सुधार दिखा है। सकल लाभ ग्रॉस प्रॉफिट 27% बढ़कर 962 करोड़ रुपए हो गया और सकल मार्जिन जो बहुत जरूरी मेट्रिक है वो 1.32% यानी 132 बेसिस पॉइंट सुधरकर 44.6% हो गया। 44.6%, ये तो काफी अच्छा है। जी। EBITDA यानी टैक्स और ब्याज चुकाने से पहले का मुनाफा वो 40% बढ़कर 141 करोड़ रहा
और ईबिटा मार्जिन भी 1% यानी 100 बेसिस पॉइंट्स सुधरकर 6.5% हो गया। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। हाँ। और टैक्स चुकाने के बाद का मुनाफा पीएटी तो 79% बढ़कर 24 करोड़ रुपए हो गया है। तो आंकड़े साफ दिखा रहे हैं कि कंपनी ग्रोथ के साथ साथ मुनाफे पर भी फोकस कर रही है। ये अच्छी बात है। अगर अलग-अलग सेगमेंट्स को देखें, बीपीसी और फैशन, बीपीसी कैसा कर रहा है? बीपीसी सेगमेंट जो उनका मेन बिजनेस है, उसका जीएमवी 3208 करोड़ रहा। इसमें भी 26% वाईओवाई ग्रोथ है। इसका ईबिटा मार्जिन भी सुधरा है, करीब आधा % और 9% पर पहुंच गया है। 9% ईबिटा मार्जिन बीपीसी में, ठीक है। उनके सालाना यूनिक ट्रांजैक्टिंग ग्राहक यानी साल में कम से कम एक बार खरीदने वाले यूनिक ग्राहक वो भी 26% बढ़कर 1.65 करोड़ यानी 16.5 मिलियन हो गए हैं। वाह। और औसत ऑर्डर वैल्यू एओवी भी 4% बढ़कर 2000 से ज्यादा हो गया है। तो इसका मतलब है कि वो नए ग्राहक भी ला रहे हैं और मौजूदा ग्राहक भी ज्यादा खर्च कर रहे हैं, शायद प्रीमियम प्रोडक्ट्स ज्यादा खरीद रहे हैं। बिल्कुल, ये दोनों चीजें दिखा रहा है। पैट भी बढ़ रही है और प्रीमियम की तरफ रुझान भी बढ़ रहा है। और फैशन सेगमेंट में क्या चल रहा है? वहाँ ग्रोथ कैसी है और मुनाफा कब तक आएगा? फैशन जीएमवी 964 करोड़ रहा। इसमें भी 25% वाईओई ग्रोथ है, जो अच्छी है। यहाँ ईबीडीए मार्जिन अभी नेगेटिव है, -6.2%, लेकिन इसमें पिछले साल के मुकाबले काफी सुधार हुआ है, करीब 3% यानी 304 बेसिस पॉइंट्स का सुधार है। तो घाटा कम हो रहा है। हाँ, घाटा कम हो रहा है और कंपनी का लक्ष्य है कि FY26 तक इसे मुनाफे में ले आएं, यानी ईबीडीए ब्रेक इवन कर लें। अच्छा, फैशन में कुछ खास ट्रेंड्स दिखे? पुरुषों का सेगमेंट +74% वाईओआई और बच्चों का सेगमेंट +67% वाईओआई बहुत तेजी से बढ़ा है। और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स का कंट्रीब्यूशन भी 5%, 500 बीपीएस बढ़ा है। उनकी बिक्री 70% बढ़ी है। तो लोग फैशन में भी अच्छे और इंटरनेशनल ब्रांड्स खरीद रहे हैं नायका से। और उनके अपने ब्रांड्स हाउस ऑफ नायका और वो जो B2B बिजनेस है सुपर स्टोर, उनका प्रदर्शन कैसा रहा इस क्वार्टर? हाउस ऑफ नायका ब्यूटी वाले ब्रांड्स का Q1 जीएमवी 578 करोड़ था। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि इसकी बिक्री का लगभग आधा हिस्सा 46% नायका के अपने प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लस स्टोर से आया और बाकी आधा 46% दूसरे चैनलों से। ओह, मतलब दूसरी ई-कॉमर्स साइट्स, ऑफलाइन दुकानें। जी, ये दिखाता है कि ये ब्रांड्स अब सिर्फ नायका पर निर्भर नहीं है, इनकी अपनी पहचान बन रही है और ये बाहर भी बिक रहे हैं। ये तो बहुत पॉजिटिव साइन है। और सुपर स्टोर? उनका E2B बिजनेस सुपर स्टोर जो छोटे दुकानदारों को माल सप्लाई करता है, उसका जीएमवी भी 40% बढ़कर लगभग 300 करोड़ रुपए हो गया और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी काफी सुधार आया है। ईबिटा मार्जिन 5% से ज्यादा सुधरा है। तो कुल मिला के तस्वीर काफी सकारात्मक दिख रही है। ग्रोथ भी है, मार्जिन भी सुधार रहे हैं, नए ग्राहक भी आ रहे हैं। हाँ, Q1 के नतीजे तो यही कहानी कह रहे हैं। उनके एनालिस्ट डे के लक्ष्य भी काफी महत्वाकांक्षी लगते हैं। बीपीसी जीएमवी में अगले 5 साल 25% सालाना ग्रोथ। जी। फैशन जीएमवी 3-4 गुना बढ़ाना FY30 तक और ओन ब्रांड्स ब्यूटी जीएमवी 60 बिलियन यानी 6000 करोड़ तक ले जाना FY30 तक। हाँ, लक्ष्य तो बड़े हैं। लेकिन क्या ये सब इतना आसान होगा? मुकाबला भी तो होगा जबरदस्त। कौन है इनके मेन कॉम्पिटिटर्स? हाँ, मुकाबला तो बहुत कड़ा है और बढ़ता ही जा रहा है। बीपीसी सेगमेंट में देखें तो पर्पल है, माई ग्लैम जैसे प्लेयर्स हैं जो D2C और अधिग्रहण के रास्ते से बड़े हैं। फिर Amazon, फ्लिपकार्ट, एजियो जैसे बड़े हॉरिजॉन्टल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं। ये लोग भारी डिस्काउंट भी देते हैं अक्सर। हाँ, डिस्काउंट का गेम तो चलता ही है। बिल्कुल। फिर ब्रांड्स की अपनी वेबसाइट्स भी हैं जहां से लोग सीधे खरीद सकते हैं, खासकर ऑथेंटिसिटी के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जैसे सेफोरा भी भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। तो इस भीड़ में नायका की खासियत क्या है जो उसे अलग खड़ा करती? मतलब उनका एज क्या है? जैसा हमने पहले बात की, कई चीजें हैं। एक तो उनका इन्वेंट्री मॉडल जो प्रामाणिकता की गारंटी देता है। हाँ। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ। दूसरा, उनका मजबूत कंटेंट और इन्फ्लुएंसर इकोसिस्टम। वो सिर्फ बेचते नहीं, वो एजुकेट करते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं। तीसरा, उनकी ऑनलाइन ऑफलाइन ओमनी चैनल मौजूदगी। आप ऑनलाइन देखो, स्टोर में ट्राई करो, कहीं से भी खरीदो। सही। चौथा, प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट पर उनका मजबूत फोकस। और पांचवा, उनका क्यूरेशन, मतलब वो बहुत सोच समझकर प्रोडक्ट्स को चुनकर अपने प्लेटफॉर्म पर लाते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिस्ट कर दिया। तो ये सब मिलके उन्हें एक अलग पहचान लेते हैं। जी, एक भरोसेमंद प्रीमियम डेस्टिनेशन वाली पहचान। लेकिन क्या इसमें कोई जोखिम नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है? जैसे फैशन में इतना कड़ा मुकाबला है। हाँ, फैशन में टिके रहना और मुनाफा कमाना एक बड़ा चैलेंज है। वहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और इन्वेंट्री मॉडल, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा उसे मैनेज करना मुश्किल नहीं होगा? बिल्कुल।
इन्वेंट्री मॉडल को स्केल करना, स्टॉक को एफिशिएंटली मैनेज करना, पुराना होने से बचाना, ये सब चुनौतियां हैं। कोई नया प्लेयर आ सकता है बहुत सारे पैसे लेकर। हमेशा संभावना रहती है। ई कॉमर्स में गहरी जेब वाले नए प्रतियोगी कभी भी आ सकते हैं। और क्या ब्रांड्स के साथ उनके रिश्ते बदल सकते हैं, खासकर जब नायका के अपने ब्रांड इतने सफल हो रहे हैं? ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हो सकता है कि बड़े ब्रांड्स नायका के ओन ब्रांड्स को कंपटीशन की तरह देखें और अपनी शर्तें सख्त करें या मार्जिन पर दबाव डालें। सप्लायर की बार्गेनिंग पावर बढ़ सकती है। टेक्नोलॉजी में आगे बने रहना भी एक चुनौती है। हाँ, लगातार इनोवेट करते रहना, एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी को अपनाना, ये जरूरी है। फिजिकल स्टोर्स का नेटवर्क बढ़ाना भी महंगा और जटिल काम है। ग्रोथ के लिए कहीं मार्जिन पर समझौता न करना पड़े, ये भी देखना होगा। तो आगे के लिए उनकी क्या योजनाएं हैं? वो इन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे और ग्रोथ कैसे बनाए रखेंगे? उनकी योजनाओं में कई चीजें शामिल हैं। पहला तो ग्राहक पर फोकस, नए ग्राहक जोड़ना और पुराने ग्राहकों को और लॉयल बनाना। इसके लिए वो वॉइस, वीडियो और स्थानीय भाषाओं का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, वर्नाक्यूलर पर फोकस। जी। दूसरा, ब्रांड्स के साथ रिश्ते और गहरे करना, उन्हें बेहतर मर्चेंडाइजिंग, मार्केटिंग सपोर्ट और डेटा देना। तीसरा, लाइफस्टाइल के दूसरे क्षेत्रों में विस्तार करना, जैसे उन्होंने वेलनेस कंपनी नज वेलनेस को खरीदा है, तो शायद हेल्थ और वेलनेस में भी कुछ करें। ओके। चौथा, ओमनी चैनल को और मजबूत करना और फिजिकल स्टोर खोलना। पांचवा, अपने ब्रांड्स हाउस ऑफ नायका में और निवेश करना, नए ब्रांड लाना, पोर्टफोलियो बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय विस्तार का भी जिक्र था। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, खासकर खाड़ी देशों जीसीसी पर उनका फोकस है। के ब्यूटी का यूके लॉन्च भी इसी दिशा में एक कदम है। और एआई को अपनाने पर भी जोर है। बिल्कुल। FY26 तक एआई नेटिव बनना उनका बड़ा लक्ष्य है। इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। वो अपनी वर्किंग कैपिटल को भी बेहतर तरीके से मैनेज करने पर ध्यान दे रहे हैं, मतलब इन्वेंट्री और देनदारी लेनदारी को ऑप्टिमाइज करना। FY25 में वर्किंग कैपिटल डेज 44 दिन से घटाकर 34 दिन कर दिए हैं। ये तो फाइनेंशियल हेल्थ के लिए अच्छा है। जी। और उनका कैपेक्स यानी नई संपत्ति जैसे वेयरहाउस, स्टोर वगैरह पर खर्च, वो अब थोड़ा नॉर्मलाइज हो रहा है। अब ज्यादा फोकस स्टोर खोलने और एआई पर होगा। उम्मीद है कि FY26 के बाद कंपनी अच्छा फ्री कैश फ्लो जनरेट करने लगेगी। तो कुल मिलाकर अगर हम आज की चर्चा को समेटें, नायका ने भारतीय ब्यूटी बाजार में एक बहुत बड़ी जरूरत को पहचाना। हाँ, एक गैप को। फाल्गुनी नायर के नेतृत्व में उसे भरा और आज एक बड़ी ओमनी चैनल ब्यूटी और लाइफस्टाइल कंपनी बन गई है। उनका वो इन्वेंट्री मॉडल, कंटेंट पर आधारित रणनीति, ऑनलाइन ऑफलाइन मौजूदगी और अपने ब्रांड्स पर फोकस, ये सब उन्होंने खास बनाते हैं। बिल्कुल सही। और हालिया नतीजे भी ग्रोथ और बेहतर मुनाफे की ओर इशारा कर रहे हैं। हाँ, नतीजे तो अच्छे रहे। नायका की कहानी कई मायनों में बहुत अहम है। ये दिखाती है कि कैसे भारत में ई कॉमर्स इवॉल्व हो रहा है। मजबूत, भरोसेमंद ब्रांड बनाया जा सकता है, खासकर जब आप किसी खास सेगमेंट, किसी नीश पर फोकस करते हैं। सही कहा। ये सिर्फ ऑनलाइन सामान बेचने की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कहानी है। एकदम। ये सब तो ठीक है, लेकिन अब एक सवाल मन में आता है। जैसे जैसे नायका फैशन जैसे ज्यादा भीड़-भाड़ वाले, ज्यादा कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में जा रही है और दूसरी तरफ क्विक कॉमर्स या Amazon जैसे बड़े हॉरिजॉन्टल खिलाड़ियों से मुकाबला बढ़ रहा है, हाँ, बड़ा सवाल है। तो क्या वो अपनी ये खास पहचान, ये जो कंटेंट कम्युनिटी कॉमर्स वाला मॉडल है, क्या वो इसे बनाए रख पाएगी? क्या वो स्पेशलिस्ट बने रहने का फायदा उठा पाएगी या उसे भी कंपटीशन के दबाव में ज्यादा जनरल बनना पड़ेगा? इस पर सोचना दिलचस्प होगा कि भारत में स्पेशलाइज्ड ई कॉमर्स का भविष्य कैसा है, बनाम जो बड़े जनरल मार्केट प्लेस हैं उनका। ये वाकई एक सोचने वाला सवाल है। देखते हैं आगे नायका का सफर किस दिशा में जाता है।